नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम खिलजी वंश और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो एक काफ़ी मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं इस शासक की। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए अलाउद्दीन के शासन के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं, जैसे उसकी जीतें, उसके प्रशासन के तरीके और सल्तनत पर उसका असर, उनको समझना। बिल्कुल। और ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत का नक्शा भी बदल रहा था और शासन चलाने के तौर तरीके भी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक काफी महत्वाकांक्षी शासक था। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के बाद वो सुल्तान बना। हाँ, वो कहानी भी अपने आप में काफ़ी नाटकीय है ना? और फिर उसने सल्तनत की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। उसकी फौजी कामयाबियों ने तो जैसे सल्तनत का चेहरा ही बदल दिया है। स्रोत बताते हैं कि उसने गुजरात, रणथंभौर जीता। हाँ, रणथंभौर, जहाँ अमीर खुसरो पहली बार जौहर का जिक्र करते हैं। अच्छा। और फिर मेवाड़ मतलब चित्तौड़, वो पद्मावत वाला किस्सा। हाँ, वही राणा रतन सिंह वाला, जिसका जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में किया है। फिर मालवा, जालूर, ये लिस्ट तो लंबी है। हाँ, और ये जीते सिर्फ इलाके नहीं जोड़ रही हैं, ये अलाउद्दीन की ताकत और उसके इरादे भी साफ कर रही थीं। कह सकते हैं कि ये उसकी सत्ता को मजबूत करने का तरीका था। बिल्कुल। खासकर गुजरात और मेवाड़ जैसी जीतें रणनीतिक तौर पर बहुत अहम थीं। और फिर दक्कन की तरफ उसकी अभियान। यहाँ एक नाम बार बार आता है, मलिक काफूर। हाँ, मलिक काफूर। कमाल की बात यह है कि कहते हैं अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के बाजार से सिर्फ 1000 दिनार में खरीदा था। सच में? इसीलिए उसे 1000 दिनारी कहते हैं। ये तो नाम ही कहानी कहता है। बिल्कुल। और वो एक बहुत काबिल सेनापति साबित हुआ। उसने दक्षिण में देवगिरी के रामचंद्र, वारंगल के प्रताप रुद्रदेव, फिर द्वार समुद्र के वीर बल्लाल और मदुरै के वीर पांड्य, इन सब को हराया। मतलब दक्षिण में दिल्ली का परचम लहरा दिया उसने। हाँ, और ये सिर्फ लूट के लिए नहीं था, इसका मकसद दक्षिण के राज्यों पर दिल्ली का असर बढ़ाना भी था। और इन्हीं दक्षिण की जीतों के बाद अलाउद्दीन ने वो उपाधि ली थी, सिकंदर सानी। हाँ, बिल्कुल, दूसरा सिकंदर। हाँ, ये तो उसकी महत्वाकांक्षा का लेवल दिखाता है। वैसे उसका असली नाम अली गुरशास्प था, है ना? हाँ, अली गुरशास्प। और ये उपाधि उसकी दुनिया जीतने की ख्वाहिश को दिखाती है। पर अब आते हैं उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर। शायद यही उसके शासन की सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, मैंने पढ़ा है सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग जिसे कहते हैं। हाँ, दाग। और सैनिकों का पूरा हुलिया लिखना, चेहरा या हुलिया, ये तो उस जमाने के हिसाब से बड़ा डिटेल काम लगता है। बिल्कुल। मकसद साफ था, सेना पर सुल्तान का कंट्रोल पक्का करना और धोखाधड़ी रोकना। अच्छा, ताकि घोड़ों या सैनिकों की अदला बदली ना हो। सही। और इसके साथ ही उसने जमीन नपवाई, पैमाइश करवा के उपज के हिसाब से लगान तय किया। मतलब टैक्स सिस्टम को ज्यादा सख्त बनाया। हाँ, ज्यादा सख्त और ज्यादा सटीक। और लगान वसूली के लिए मुस्तखराज नाम का एक खास अफसर भी नियुक्त किया। और कई तरह के टैक्स भी थे, जजिया तो था ही। हाँ, जजिया यानी गैर मुसलमानों पर, जो वैसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिर घरी यानी घर पर टैक्स, चराई यानी जानवरों के चरने पर टैक्स। और ज़कात भी था। हाँ, ज़कात धनी मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। लेकिन जो चीज सबसे अलग लगती है वो है उसका बाजार नियंत्रण। ये कैसे काम करता था? मतलब कीमतें कंट्रोल करना। हाँ, ये शायद उस दौर का सबसे अनोखा और सख्त कदम था। सोचिए, सुल्तान सीधे बाजार की कीमतों और सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। उसने 3 मुख्य बाजार बनवाए। अच्छा, किस किस चीज के लिए? एक तो अनाज मतलब खाने पीने की चीजों के लिए, दूसरा महंगे कपड़ों और घोड़ों के लिए, और तीसरा गुलामों और मवेशियों के लिए। और इन्हें कंट्रोल कैसे करते थे? कोई खास अफसर? हाँ, हर बाजार का एक बड़ा अफसर होता था, शहना। व्यापारियों को रजिस्टर कराना पड़ता था, कीमतें तय थी। और अगर कोई नियम तोड़ता तो सजा बहुत सख्त मिलती थी। दीवाने रियासत और शहनाए मंडी जैसे विभाग पूरी व्यवस्था पर नजर रखते थे। और सारा सामान सराय अदल नाम के खुले बाजार में बिकने आता था। इसका मकसद क्या था? इतनी सख्ती क्यों? मुख्य मकसद था अपनी बड़ी सेना का खर्च कम रखना, उन्हें सस्ता राशन और जरूरी सामान आसानी से मिल सके। समझ गया। प्रशासन के अलावा उसने कुछ बनवाया भी, इमारतें वगैरह। हाँ, बिल्कुल। जैसे अलाई किला और कुतुब मीनार का जो एंट्री गेट है, अलाई दरवाजा, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। फिर 1000 सुतून यानी 1000 खंभों वाला महल, हौजे खास नाम का तालाब। उसने दिल्ली का दूसरा शहर सीरी भी बसाया था। और उसका मकबरा भी दिल्ली में ही है? जी हाँ, दिल्ली में ही।
और वो सिर्फ निर्माता नहीं, कला साहित्य का संरक्षक भी था। अमीर खुसरो, वो तो उसी के दरबारी थे ना? हाँ, अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहते हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी, तुगलकनामा, नूह सिपेहर, बिल्कुल। और कहते हैं भारत में कव्वाली को मशहूर करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अच्छा, और खुसरो ने ही अलाउद्दीन को सुल्तान जहां कहा था? हाँ, ये उपाधि खुसरो ने ही दी थी। तो मतलब कुल मिला के देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का दौर सल्तनत के बहुत बड़े विस्तार का दौर था। हाँ, विस्तार, और साथ ही बहुत सख्त सेंट्रलाइज्ड प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का भी। हाँ, खासकर वो बाजार नियंत्रण वाला सिस्टम। बिल्कुल। और कला और आर्किटेक्चर में भी उसका योगदान रहा। लेकिन 1316 में उसकी मौत हो गई। हाँ, और उसके बाद मलिक कफूर ने थोड़े समय के लिए सत्ता संभाली, पर वो दौर ज्यादा टिका नहीं। अस्थिरता आ गई और खिलजी वंश का पतन शुरू हो गया। अलाउद्दीन ने जो व्यवस्था बनाई थी वो उसके बिना चल नहीं पाई। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। कि अलाउद्दीन की ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, उस समय की जरूरतें जैसे सेना का रखरखाव शायद पूरी हुई होंगी। हाँ, तात्कालिक जरूरतें तो पूरी हुई, पर लंबे समय में अर्थव्यवस्था और व्यापार की जो अपनी एक रफ्तार होती है, उस पर इस तरह के बेहद सख्त सरकारी नियंत्रण का क्या असर पड़ा होगा? हाँ, ये एक अहम सवाल है। अर्थव्यवस्था की सहज तरक्की पर इसका क्या प्रभाव रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर नजर डालेंगे, तुगलक वंश। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें शासकों, उनकी नीतियों और उनके समय के कुछ खास घटनाओं के बारे में बताते हैं। सही। तो हमारा मिशन है इन स्रोतों से मतलब जरूरी जानकारी निकालना और ये समझना कि तुगलक काल क्यों खास था। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है खिलजी वंश के अंत से। स्रोत बताते हैं कि खिलजी के जो आखिरी शासक थे खुसरो खान, हाँ, उनकी हत्या करके गाजी मलिक, अच्छा, जिन्होंने ग्यासुद्दीन तुगलक का नाम अपनाया, उन्होंने 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी। एक तरह से स्थिरता लाने की कोशिश थी। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। मतलब शासनकाल तो छोटा ही रहा। हाँ, बहुत लंबा नहीं। पर उन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया, किला बनवाया, लेकिन उनकी मौत वो भी थोड़ी अजीब थी, है ना? कोई ढांचा गिर गया था। हाँ, एक दुर्घटना में। और उसके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे उलुग खान, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम लिया। बिल्कुल, 1325 से 1351 तक। और ये शासक वाकई बहुत दिलचस्प और जटिल हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें कई बार सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। हाँ, ये उपाधि काफी मशहूर है। और इन्हीं के समय में वो मोरक्को वाले यात्री इब्न बतूता वो भी आए थे। हाँ, इब्न बतूता, उनकी किताब रहला तो उस जमाने का एक अहम स्रोत है। बिल्कुल। अच्छा, तो इनके जो फैसले थे वो बड़े विवादास्पद रहे, जैसे राजधानी बदलना। ओ हाँ, 1327 में दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद। हाँ, दौलताबाद, इतनी दूर। ये फैसला क्यों लिया होगा उन्होंने? देखिए, वजह तो कई गिनाई जाती हैं। शायद दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण के लिए या मंगोल हमलों से बचने के लिए, पर यह बहुत बहुत कठिन साबित हुआ। और फिर वो सांकेतिक मुद्रा वाली बात 1329 में। हाँ, कांसे के सिक्के चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य पर। आइडिया तो शायद अच्छा था अर्थव्यवस्था के लिए। शायद विचार तो आगे का था, पर उसको लागू करने में दिक्कतें आई। बहुत सारे जाली सिक्के बनने लगे। और फिर पूरी योजना वापस लेनी पड़ी। काफी नुकसान हुआ। मतलब एक के बाद एक बड़ी योजनाएं। स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने खुरासान और कराचिल अभियानों की भी योजना बनाई थी। हाँ, 1329 और 1330 में बड़े सैन्य अभियान थे, पर ये भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने तकावे ऋण भी तो शुरू किए थे ना किसानों के लिए। हाँ, वो कृषि सुधार का एक प्रयास था। अकाल वगैरह से निपटने के लिए किसानों को मदद देना, ये एक सकारात्मक कदम था। और एक और दिलचस्प बात, वो प्रशासन में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को लाना। हाँ, ये बहुत खास है। जैसे अजीज खुम्मार, जो शराब बनाने वाले थे, फिरोज हज्जाम, नाई, मनका तबाख, रसोइया, और लाढ़ा और पीरा, माली, इन सबको ऊंचे प्रशासनिक पद दिए। ये तो काफी रेडिकल सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, शायद वो योग्यता को ज्यादा महत्व देते थे, पर इससे जो पुराने अमीर थे वो नाराज भी हुए होंगे। जाहिर है। अच्छा, तो इनके बाद कौन आया? इनके बाद 1351 में इनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे और उनका शासन 1388 तक रहा। और उनकी नीतियां कैसी थीं? मोहम्मद बिन तुगलक जैसी ही? नहीं, एकदम अलग। फिरोज शाह ने स्थिरता पर ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, कैसे?
जैसे उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन देना बंद करके वज़ह देना शुरू किया, मतलब जमीन से मिलने वाला राजस्व, और इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया। मतलब पिता के बाद बेटे को वही इक्ता मिल जाता था। हाँ, इससे शायद केंद्रीय सत्ता थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन स्थानीय अमीरों को स्थिरता मिली। और कर व्यवस्था में भी बदलाव किए उन्होंने। हाँ, मैंने सुना है जजिया को अलग कर बना दिया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस्लामी कानून यानी शरिया के आधार पर कर लगाए। 4 मुख्य कर थे। खराज, जो जमीन की उपज पर था, ठीक है, ज़कात, संपत्ति पर, जजिया, गैर मुसलमानों पर, और खम्स यानी युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा। और सिंचाई पर भी एक नया कर लगा दिया, हक-ए-शर्ब। हाँ, क्योंकि उन्होंने नहरों पे बहुत काम किया था, पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, नई बनवाई, तो उस पानी के इस्तेमाल पर यह कर था। लेकिन सिर्फ कर ही नहीं लगाए, उन्होंने जन कल्याण के काम भी तो किए। हाँ, बहुत किए। कई शहर बसाए, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद तो दिल्ली में ही है। हाँ, और दिल्ली में दारुल शिफा नाम का एक खैराती अस्पताल बनवाया। अच्छा। और गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात नाम का विभाग भी बनाया। और वो अनुवाद वाली बात कहते हैं, उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद शुरू करवाया। हाँ, ये भी एक अनोखी बात है उनके बारे में। वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने ऐसा करवाया। शायद दूसरी संस्कृतियों को समझने की एक कोशिश थी। तो फिर इतना सब कुछ हुआ, वंश का पतन कैसे शुरू हुआ? फिरोज शाह के बाद जो शासक आए वो उतने मजबूत नहीं थे। सल्तनत धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा 1398 में, तैमूर का आक्रमण। ओह, तैमूर लंग। हाँ, उस समय मोहम्मद शाह तुगलक नाम के ही शासक थे। तैमूर ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। उसने सल्तनत की एक तरह से कमर ही तोड़ दी। तो इस पूरी बातचीत से, इस डीप डाइव से ये समझ आता है कि तुगलक वंश में मतलब गजब का विरोधाभास था। बिल्कुल। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी योजनाएं बड़ी थीं, क्रांतिकारी थीं, पर अक्सर असफल रहीं। हाँ, महत्वाकांक्षी योजनाएं। और दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने स्थिरता, प्रशासन, शरिया और जन कल्याण पर ध्यान दिया। सही कहा। एक ही वंश के 2 सबसे मशहूर सुल्तानों की सोच और प्राथमिकताएं कितनी अलग थीं। हाँ, एक तरफ वो प्रयोग और विस्तार की कोशिश है, और दूसरी तरफ स्थिरता और इस्लामी कानून के दायरे में शासन चलाने पर जोर। ये दिखाता है कि सल्तनत उस वक्त किन दुविधाओं से गुजर रही थी। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या मोहम्मद बिन तुगलक को जो बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है वो सही है, या वो बस अपने समय से बहुत आगे थे? ये सोचने वाली बात है। उनकी कौन सी योजना अगर सफल हो जाती तो शायद आज हम इतिहास को किसी और तरह से पढ़ रहे होते। नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक अहम मोड़ पर हैं, सैयद और लोधी वंश। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें शासकों, उनके प्रशासन और कुछ खास किताबों का जिक्र मिलता है। हाँ। तो आज का मिशन ये है कि इस जानकारी से काम की बातें निकालें, खासकर ये समझें कि सत्ता सैयदों से लोदियों तक कैसे पहुंची और उनके दौर में क्या अलग था। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरुआत तैमूर के हमले के ठीक बाद, मतलब वो दौर ही ऐसा था जब दिल्ली सल्तनत काफी, कह सकते हैं, अस्थिर थी। हाँ, तो सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा, इसके संस्थापक थे खिज्र खान। जी। दिलचस्प बात यह है कि तैमूर ने जब 1398 में दिल्ली पर हमला किया तो उसने खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर बनाया था। हाँ, और बाद में उन्होंने दिल्ली पर काबिज दौलत खान को हटाकर खुद हुकूमत शुरू की। और एक किताब है, तारीख-ए-मुबारक शाही, हाँ, है ना, याया बिन अहमद सरहिंदी की। जी हाँ, उस किताब में दावा है कि खिज्र खान खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे, इसीलिए सैयद कहलाए। अच्छा। इनके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह जैसे शासक हुए। लेकिन देखा जाए तो इनका पूरा दौर चुनौतियों से भरा रहा। वो जो तैमूर के हमले के बाद शक्ति का वैक्यूम, मतलब खालीपन बना था, उसे भरना शायद आसान नहीं था। सही कहा। फिर 1451 में सत्ता आई लोधियों के हाथ में। ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक बने। हाँ, बहलोल लोधी ने इसकी नींव रखी। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं सिकंदर लोधी पर, 1489 से 1517 तक। इनके बारे में स्रोतों में काफी कुछ है। सिकंदर लोधी, हाँ, वो वाकई एक दिलचस्प शख्सियत थे। एक तो उन्होंने बड़ा कदम उठाया, राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए। आगरा, ये क्यों? शायद ग्वालियर और बयाना जैसे जो आसपास के इलाके थे उन पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए। एक तरह से रणनीतिक फैसला था ये। अच्छा।
और प्रशासन में भी तो उन्होंने कुछ किया था, वो जमीन नापने वाला। आनक देना। बिल्कुल, ये उनकी प्रशासनिक पकड़ को दिखाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। हाँ, यहाँ मामला और मजेदार हो जाता है। सिकंदर लोदी एक कवि भी थे। जी हाँ, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। कमाल है, एक सुल्तान और कवि, और वो दिल्ली की मोट की मस्जिद भी तो है। हाँ, वो डबल डोम वाली, वो भी उन्हीं के आदेश पर बनी थी। तो मतलब सिर्फ प्रशासक या योद्धा ही नहीं, कला संस्कृति में भी रुचि थी। बिल्कुल, ये उस दौर की सांस्कृतिक जीवंतता का भी सबूत है। एक शासक का कवि होना, वास्तुकला को संरक्षण देना, ये सब दिखाता है। सिकंदर लोदी के बाद आए इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। जी। और इनका नाम जुड़ता है इतिहास की एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई से, पानीपत की पहली लड़ाई, 21 अप्रैल 1526। बिल्कुल। कहते हैं कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी थे। अच्छा। असल में उन्होंने ही बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। अच्छा, तो घर का भेदी वाली बात हुई। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इसी लड़ाई में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और ये सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं थी। नहीं, ये दिल्ली सल्तनत के लगभग 325 साल के शासन का अंत था। और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो हमने देखा कि कैसे सत्ता बदली, शासक आए थे, लेकिन ये सल्तनत चलती कैसे थी, मतलब प्रशासन कैसा था। स्रोतों में कई विभागों का जिक्र है, दीवान कहते थे शायद। जी हाँ, दीवान। और ये दीवान दिखाते हैं कि सल्तनत का ढांचा कितना विस्तृत और कह सकते हैं ऑर्गेनाइज था। जैसे कुछ मिसालें दे सकती हैं? जरूर। जैसे दीवाने विजारत था, जो वित्त विभाग यानी फाइनेंस देखता था। फिर दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था, बलबन ने इसे स्थापित किया था। अच्छा, सेना के लिए अलग है। एग्जैक्टली, हाँ। फिर दीवाने इंशा, ये शाही पत्राचार मतलब रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस संभालता था। और वो टैक्स वगैरह के लिए भी कुछ था शायद। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया टैक्स वसूलने के लिए दीवान ए मुश्तखराज बनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए दीवाने को ही शुरू किया, यानी कृषि विभाग। मतलब जरूरत के हिसाब से नए नए विभाग बनते गए। हाँ। वित्त, सेना, पत्राचार, कृषि, बकिया वसूली, सबके लिए। बिल्कुल। और भी थे, जैसे दासों के लिए दीवाने बंदगान, दान के लिए दीवाने खैरात, पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक। ये सब सल्तनत की प्रशासनिक मशीनरी की जटिलता दिखाते हैं। कमाल है। और इस सब जानकारी के लिए हमें कुछ पुरानी किताबों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे आपने बताई तारीख मुबारक शाही। जी हाँ, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, ये खासकर सैयद दौर के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा मिन्हाज सिराज की तबकात नासिरी या अल बिरूनी की तहकीक हिंद जैसी किताबें भी उस पूरे काल को समझने में मदद करती हैं। ये तो प्राइमरी सोर्स हो गए एक तरह से। बिल्कुल, ये हमें उस दौर के शासकों, समाज, घटनाओं के बारे में सीधी जानकारी देते हैं। इतिहासकारों के लिए ये अनमोल है। तो इस पूरी डीप डाइव से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे तैमूर के हमले के बाद सैयद वंश का उदय हुआ, फिर लोदियों ने सत्ता संभाली। हाँ। सिकंदर लोदी ने प्रशासन में गज ए सिकंदरी जैसा सुधार किया और संस्कृति में भी योगदान दिया। आगरा को राजधानी बनाया, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। जी। और फिर पानीपत की लड़ाई ने इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत कर दिया, जिससे मुगलों का रास्ता खुला। बिल्कुल। साथ ही हमने सल्तनत के विस्तृत प्रशासनिक ढांचे की भी एक झलक देखी, ये जो अलग अलग दीवान थे। जी हाँ, और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि सल्तनत काल का जो ये प्रशासनिक ढांचा था, जैसे ये दीवान या फिर सिकंदर लोदी जैसे शासकों के सांस्कृतिक योगदान, क्या दिल्ली सल्तनत की विरासत को सिर्फ मुगलों के आने से ठीक पहले का एक दौर मान लेना काफी है, या इसके कौन से तत्व, चाहे वो प्रशासन के हों या संस्कृति के, बाद के मुगल दौर में या दूसरे क्षेत्रीय राज्यों में भी जिंदा रहें या उनको प्रभावित किया, इस पर सोचा जा सकता है?